हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो दोस्तों, है क्या कंजर्वेशन लॉ? बेसिकली लिख देता हूँ मैं स्टेटमेंट बोर्ड पे। सो फ्रेंड्स, स्टेटमेंट आपके सामने है। तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम क्या बोलती है बेटा, आप लिख भी सकते हो अपनी कॉपी में। तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम बोलती है कि अगर किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे, मान लिया मेरे पास बच्चों एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, मान लिया मेरे पास ये बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, देयर आर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सपोज इस पार्टिकल का मास सपोज बच्चे है m1, इसका मास है m2, इसका मास है सपोज m3, इसका मास है m4, अप टू सो ऑन। इस nth पार्टिकल का मास बच्चे सपोज कितना है mn। ठीक, तो क्या बोलते हैं कंजर्वेशन लॉ के इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, देन द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड। मीन्स पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है वो हमेशा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। इसको मैं आपको कुछ ऐसे समझाता हूँ बच्चों। सपोज मैंने यहाँ पे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स ले लिए, एक ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये इस तरह से अप टू सो ऑन। सपोज कितने पार्टिकल्स हैं मेरे पास बच्चों, सपोज n पार्टिकल्स हैं। ठीक, तो पहले पार्टिकल का मास सपोज m1 है, दूसरे का m2, इसका m3, m4, इस तरह से अप टू सो ऑन mn। तो मेरे पास ये पार्टिकल्स हैं, ये मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं। बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही इस टाइम पे, नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम राइट नाउ। तो बच्चों सपोज इस टाइम पे एक्सटर्नल फोर्स कोई भी नहीं लग रही, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम राइट नाउ। तो इस सिस्टम का जो मोमेंटम होगा टोटल, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे आपस में एक दूसरे को मोमेंटम ट्रांसफर करते रहें। ये है हमारी कंजर्वेशन लॉ। मींस सपोज ये पार्टिकल मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v1, ये पार्टिकल मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v2, ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v3, ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v4। तो रेंडमली मान लिया अप टू सो ऑन nth पार्टिकल vn वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो कंजर्वेशन लॉ क्या बोलती है कि इन सब का अगर मैं टोटल मोमेंटम लूँ, मतलब इन सब के मोमेंटम्स का अगर मैं वेक्टर सम लेता हूँ, तो वो हर बार क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो रहेगी। मींस कि सपोज पहले पार्टिकल का मोमेंटम है p1, उसके बाद दूसरे पार्टिकल का मोमेंटम है सपोज p2, तीसरे पार्टिकल का मोमेंटम है सपोज p3, प्लस अप टू सो ऑन, ऐसे ही सपोज nth पार्टिकल का मोमेंटम है pn। तो अगर मैं इन सभी पार्टिकल्स के मोमेंटम को जोड़ता हूँ, वेक्टर सम इसका लेता हूँ, तो ये वेक्टर सम बच्चों हमेशा क्या आने वाला है, हमारा कांस्टेंट आने वाला है। ठीक है ना, वेक्टर सम हमेशा क्या आएगा, हमारा कांस्टेंट आएगा। तो यही आपकी क्या है, कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब अगर आप वैल्यूज पुट करो इनकी, तो आप ये भी लिख सकते हो कि P1 किसके इक्वल होगा, मास m1 इंटू वेलोसिटी v1। ऐसे ही P2 क्या होगा, मास m2 इंटू वेलोसिटी vt, प्लस अप टू सो ऑन। जो हमारा nth पार्टिकल आएगा उसको मास आएगा मास mn, उसकी वेलोसिटी vn। ये सारा जो वेक्टर सम है दोस्तों, ये क्या आने वाला है, आपका कांस्टेंट आने वाला है। ठीक है, तो ये है आपकी कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम के जो टोटल सम होगा सभी मोमेंटम्स का पार्टिकल्स के, वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। तो यही है हमारी कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। इसको एग्जांपल लेके समझाऊंगा आपको, अभी टेंशन मत लो। यहाँ तक फिलहाल आपको स्टेटमेंट समझ में आ गई कि अगर बाहर से कोई फोर्स ना लगे तो जो भी हमारे पास सिस्टम है उसका टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। इसको कुछ इस तरह से मैं आपको समझाता हूँ। देखो, अब ये तो बेटा मैंने n पार्टिकल्स लिए थे और उसके थ्रू स्टेटमेंट बताई। अब आपको एक सिंपल तरीके से इसको समझाने के लिए मैं दो पार्टिकल्स का एग्जांपल लूँगा। जैसे सपोज मेरे पास बच्चों दो बॉल्स हैं, एक ये बॉल है जिसका मास है m1 और एक ये बॉल है जिसका मास है m2। सो लेट देयर आर टू बॉल्स एंड दीज टू बॉल्स आर मूविंग विथ सम वेलोसिटी। ठीक है, मान लिया इस बॉल की जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है सपोज वो u1 है, इनिशियल वेलोसिटी, और जो ये बॉल है बच्चों, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो सपोज u2 है और ये कांस्टेंट है। तो देयर आर टू बॉल्स ऑफ मास m1 एंड मास m2 एंड दिस बॉल्स आर मूविंग विद वेलोसिटीज u1 एंड u2। ये u1 और u2 वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रही है बेटा।
अब हमने माना कि जो हमारी u1 वेलोसिटी है इसका जो मैग्नीट्यूड है इट इज़ ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी u2। तो इसका मतलब क्या हुआ, पीछे वाली बॉल ज़्यादा फास्ट चल रही है, आगे वाली बॉल थोड़ी स्लो चल रही है, तो इनमें क्या होगा, कोलिजन। क्या होगा इनमें, कोलिजन। के मान लीजिए एक बॉल ये है, एक बॉल ये है, ये थोड़ी स्लो चल रही है, ये फास्ट चल रही है, तो क्या होगा, था कोलिजन होगा, टक्कर लगेगी। तो इनमें होगा दोनों बॉल्स में बेटा कोलिजन। तो जैसे ही कोलिजन होगा ये बॉल से एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगी, और जब फोर्स लगेगी तो मोमेंटम होगा ट्रांसफर, मतलब वेलोसिटीज चेंज हो जाएंगी। जैसे इनमें टक्कर बजेगी ऐसे कोलिजन होगा। कोलिजन के बाद सपोज जो हमारी दूसरे वाली बॉल थी जिसका मास m2 था, इसकी स्पीड चेंज हो जाती है और वो हो जाती है हमारे पास सपोज v2, और जो m1 मास वाली बॉल थी इसकी स्पीड सपोज हो जाती है v1। तो इनकी वेलोसिटीज चेंज हो जाएंगी टक्कर लगने के बाद, लेकिन बाहर से अभी कोई फोर्स नहीं लगी। यहाँ पे दो ही बॉल्स का एक सिस्टम था, दोनों ने ही एक दूसरे पे फोर्स लगाई जब टक्कर लगी, और इससे दोनों की वेलोसिटी चेंज हुई और दोनों बॉल्स का मोमेंटम भी यहाँ पे चेंज हुआ है। मतलब इस बॉल का मोमेंटम पहले कितना था, देखो ये तो बिफोर कोलिजन की सिचुएशन है बच्चे, ये है बिफोर कोलिजन, टक्कर लगने से पहले, और ये सिचुएशन कौन सी है, आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन, टक्कर लगने के बाद। तो बिफोर कोलिजन अगर आप चेक करो, बिफोर कोलिजन क्या सिचुएशन आती है आपकी कि इसका मोमेंटम तो कितना है m1 u1, और इस बॉल का मोमेंटम कितना है m2 u2, यही है। सिमिलरली इस बॉल का मोमेंटम कोलिजन के बाद चेंज हो जाता है, कितना हो जाता है m1 v1, और इस बॉल का मोमेंटम भी चेंज हो जाता है, कितना हो जाता है m2 v2, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो गई है। तो आपस में तो इनका मोमेंटम चेंज हुआ है कोलिजन होने के बाद, लेकिन कंजर्वेशन लॉ क्या बोलती है बेटा कि भले ही इनके अपने मोमेंटम चेंज हो गए टक्कर लगने के बाद, लेकिन अगर मैं इनके मोमेंटम्स का सम लेता हूं तो वो हमेशा कितना आएगा, सेम आएगा। वेक्टर सम अगर इनके मोमेंटम्स का मैं ले लेता हूं तो इट विल बी सेम। मीन्स कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल होगा टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन, ठीक है बेटा। मीन्स कोलिजन से पहले जो मोमेंटम होगा वो हमेशा इक्वल होगा कोलिजन के बाद जो मोमेंटम आएगा। तो क्लियर है सबको, ठीक है। तो इसका मतलब कंजर्वेशन लॉ क्या बोलेगी कि कोलिजन से पहले टोटल मोमेंटम कितना बना, पहली बॉल का मोमेंटम कोलिजन से पहले कितना था m1 u1, प्लस दूसरी बॉल का मोमेंटम m2 u2, ये इक्वल होना चाहिए आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम्स हैं। मतलब पहली बॉल का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन कितना है m1 v1, प्लस दूसरी बॉल का मोमेंटम है m2 v2। तो ये है बच्चों हमारी कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम कि वेक्टर सम जो है मोमेंटम्स का वो सेम आएगा। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो आप सिंपल ऐसे भी बोल सकते हो बॉल्स के केस में कि कंजर्वेशन लॉ क्या बोलती है कि टकराने से पहले जो टोटल मोमेंटम था वो इक्वल होगा टकराने के बाद जो टोटल मोमेंटम आपका आया। तो इसे बोलते हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। ये हमारी क्या बन गई, कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इसके बाद, तो ये तो हो गई हमारी कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। अब इसका मैं प्रूफ आपको कराऊंगा, मतलब अब मैं मैथमेटिकली आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम जो बोलते हैं कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इसका बेटा अब हम प्रूफ करेंगे, मैथमेटिकली इसको प्रूव करके दिखाएंगे। तो देखो
तो देखेंगे सभी बच्चे। तो अब हम करेंगे इसका प्रूफ कंजर्वेशन लॉ का। तो ध्यान से समझना है, बहुत ही इजी प्रूफ मैं आपको दूंगा इसका। तो इसके लिए वही डायग्राम हमने कंसीडर करना है बेटे सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले वही डायग्राम हम इसका कंसीडर करेंगे। इसके प्रूफ के लिए हम कंसीडर करेंगे कि लेट देयर आर टू बॉल्स। ये बॉल है जिसका मास है m1 और इस बॉल का मास है m2। ये बॉल सपोज मूव कर रही है विद इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड ये बॉल मूव कर रही है विद इनिशियल वेलोसिटी u2। अब इनमें कोलिजन होगा क्योंकि हमने माना है कि u1 वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है इट इज़ ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉल। u1 इज ग्रेटर देन u2, तो ऑब्वियस सी बात है पीछे वाली चीज़ फास्ट है तो टक्कर लगाएगी। तो बच्चों इनमें होगा कोलिजन। और जब कोलिजन होगा, क्योंकि बाहर से तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, दैट मीन्स इनमें जब कोलिजन होगा तो ये एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगी। अब हमने माना कि जो बॉल 1 है, दिस इज बॉल 1, दिस इज बॉल 2, तो बेटा बॉल 1 बॉल 2 पे फोर्स लगाएगी आगे की तरफ। उस फोर्स को हम बोलेंगे F21। तो यहाँ बच्चे F21 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फोर्स ऑन बॉल 2 ड्यू टू बॉल 1, ठीक। सिमिलरली बॉल 2 भी बॉल 1 पे फोर्स लगाएगी, क्योंकि हमने तो न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ी है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलती है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि हर एक्शन का हमें क्या मिलता है? अपोजिट रिएक्शन मिलता है। तो अगर बॉल 1 बॉल 2 पे फोर्स लगाती है तो बॉल 2 भी बॉल 1 पे फोर्स ज़रूर लगाएगी। इस तरफ फोर्स लगेगी और इक्वल और अपोजिट लगेगी, F1 2। ये क्या है? फोर्स ऑन बॉल 1 ड्यू टू बॉल 2। तो यही है न्यूटन थर्ड लॉ। अब हमने ये भी पढ़ा है कि दोनों फोर्सेस, ये एक्शन ये रिएक्शन, तो ये दोनों इक्वल और अपोजिट होते हैं। तो दैट मीन्स बच्चे मैं अगर मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखूं या वेक्टर फॉर्म में भी लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21। ये लिख सकता हूं मैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ यही बोलती है ना, इक्वल और अपोजिट फोर्सेज होती हैं, एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया, इसे मैंने इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। क्या मान लिया? इसको इक्वेशन 1 मान लिया बेटा मैंने। अब आफ्टर कोलिजन सपोज सेकंड बॉल की स्पीड हो जाती है v1 मतलब v2, और फर्स्ट बॉल की स्पीड सपोज फाइनल स्पीड कितनी हो जाती है बेटा? v1। ये आफ्टर कोलिजन की सिचुएशन है, ठीक है। तो अब हमें प्रूव करना है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, न्यूटन थर्ड लॉ से हमने जो ये इक्वेशन ली है ना F12 इक्वल टू माइनस F21, हम F12 की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर F21 की वैल्यू निकाल लेंगे और उनकी वैल्यूज़ इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ हम न्यूटन सेकेंड लॉ यूज़ करेंगे। अब बेटा आपने न्यूटन सेकेंड लॉ भी पढ़ी है। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलती है बेटा कि जो फोर्स हम किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं, जो फोर्स हम किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं वो किसके इक्वल होती है? चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। किसके इक्वल होती है? चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमने पढ़ा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम फोर्स लगाते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू dp बाय dt, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमने माना, तो हम यहाँ निकाल लेंगे बेटा। तो फोर्सेस देखो न्यूटन सेकेंड लॉ का यूज़ करके कैसे निकलेंगे। पहले फोर्स F12 निकालते हैं। अब फोर्स F12 क्या है? फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे लगने वाली फोर्स किसकी वजह से? सेकंड ऑब्जेक्ट की वजह से। तो ये फोर्स निकाल लेंगे F12। ये मेरे पास क्या आएगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये फर्स्ट बॉल पे लग रही है, फर्स्ट बॉल के मोमेंटम में कितना चेंज आया? कैसे निकलेगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब शुरू में फर्स्ट बॉल का मोमेंटम था m1 इंटू u1, है ना, मास इंटू वेलोसिटी, और बाद में मोमेंटम कितना आएगा इसका? m1 इंटू v1। ये इसका फाइनल मोमेंटम है। तो बेटा हमें क्या करना है? फोर्स क्या आएगी हमारी? जो इसका फाइनल मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम, उसमें से हम माइनस कर देंगे इनिशियल मोमेंटम एंड देन वी विल डिवाइड इट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। हम इसको फिर किससे डिवाइड कर देंगे बेटा? टाइम से डिवाइड कर देंगे। चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये चेंज इन मोमेंटम आया अपॉन टाइम, ठीक है। तो क्या आएगा देखो ध्यान से। तो यहाँ से हमारे पास आएगा बच्चे F12 इज इक्वल टू, अब फाइनल मोमेंटम कितना है हमारा? m1 v1,
तो लिख लिया यहाँ पे m1 v1 माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना है m1 u1 डिवाइडेड बाय टाइम। सपोज कितना टाइम लगा जब कोलिजन हुआ, तो सपोज कोलिजन कितने टाइम के लिए हुआ, सपोज स्मॉल टाइम dt के लिए, तो ये स्मॉल टाइम dt मैं यहाँ नीचे लिख लेता हूँ स्मॉल टाइम dt। सो ये F12 आ गया बेटा मेरे पास। सिमिलरली मैं क्या निकाल लूँगा F21 क्या है, फोर्स ऑन सेकंड बॉल ड्यू टू द फर्स्ट बॉल, और F21 क्या होगा, सेकंड बॉल का फाइनल मोमेंटम माइनस सेकंड बॉल का इनिशियल मोमेंटम। तो ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ से फिर फाइनल मोमेंटम सेकंड बॉल का है m2 इंटू v2 माइनस ऐसे ही m1 इंटू m2 इंटू u2, यही आएगा फाइनल मोमेंटम m2 v2 और इनिशियल मोमेंटम m2 u2 डिवाइडेड बाय टाइम dt। तो अब बेटा मेरे पास F12 भी आ गया, मेरे पास F21 भी आ गया। अब ये जो वैल्यूज़ हैं F12 और F21 की कहाँ पे पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में जब मैं पुट करूँगा इनकी वैल्यूज़, तो इक्वेशन 1 देखो मेरे पास क्या बनेगी, इक्वेशन 1 बनेगी F12 की वैल्यू रखेंगे यहाँ m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन टाइम, ठीक है, ये इक्वल्स टू माइनस, ये देखो माइनस का निशान है, F21 की वैल्यू रख दो बेटा, क्या आएगा m2 v2 माइनस m2 u2 डिवाइडेड बाय टाइम dt, ये आ जाएगा। अब फर्दर इसको सोल्व करेंगे। अब देखो dt से तो बेटा dt कैंसल, तो आपके पास बचा m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू, नेगेटिव साइन अंदर ले जाओ तो ये बनेगा माइनस m2 v2 प्लस m2 u2, ये आ जाएगा बेटा। अब आपने क्या करना है, जो इनिशियल वेलोसिटीज़ हैं उनको एक तरफ कर दो, फाइनल वेलोसिटीज़ वाले मोमेंटम एक तरफ कर दो। कैसे, अब देखो ये माइनस m2 v2 है, इसको इस तरफ ले आओ, ये माइनस m1 u1 है, इसको उस तरफ ले जाओ, तो क्या बनेगा आपके पास m1 v1, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस m2 v2 इज इक्वल टू, ये उधर चला गया माइनस का था, उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस के m1 u1 और प्लस ये जो सेकंड टर्म है यहाँ m2 u2। तो आ गया बच्चे आपके पास, प्रूव कर दी हमने कंजर्वेशन लॉ। इसको राइट साइड को लेफ्ट साइड ले आओ और लेफ्ट साइड को राइट साइड, तो आपके पास बन गया m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो दिस इज द कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये बच्चे आपकी क्या आ गई, कंजर्वेशन लॉ आ गई, किसके लिए, लीनियर मोमेंटम के लिए। तो ये यही बताती है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, हेंस प्रूव्ड। तो ये आपका कंजर्वेशन लॉ का प्रूफ हो गया, हमने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया भैया कि टोटल मोमेंटम जो होगा टकराने से पहले वो इक्वल होगा टोटल मोमेंटम जो टकराने के बाद है, ठीक है। तो ये तो हुई बात इसके प्रूफ की। अब हम कुछ इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे जो हमारी डेली लाइफ में हम ऑब्जर्व करते हैं, जो कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड है। तो देखो कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड कौन कौन सी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। तो पहली एप्लीकेशन बच्चे जो कंजर्वेशन लॉ की आती है हमारे पास, वो है रिकॉइलिंग ऑफ गन, रिकॉइल इफेक्ट ऑफ गन। अब रिकॉइल इफेक्ट ऑफ गन का क्या मतलब है बेटा, कि जब कोई सोल्जर बंदूक से मतलब गन से फायर करता है तो गन किस तरफ जाती है, पीछे की तरफ, इसे बोला जाता है रिकॉइलिंग ऑफ गन। आपने देखा होगा कि जब सोल्जर्स जो हैं वो फायर करते हैं, जैसे मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, चलो आपने, मैं सीरियस वाली मूवीज़ की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपने साउथ की कोई मूवी देख ली जिसमें एक हाथ से ही बंदूक चला रहे हो आराम से, ऐसा नहीं। ओरिजिनल जो गन चलाते हैं जब सोल्जर्स, तो आपने देखा होगा वो अपने शोल्डर के साथ अटैच करके रखते हैं गन को। क्यों रखते हैं, कभी सोचा है? इसका रीज़न है रिकॉइलिंग इफेक्ट ऑफ गन, कि जब हम वो गन को फायर करते हैं, गन से जब बुलेट को फायर करते हैं तो बुलेट तो आगे जाती है। अब कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग
जब आपने बुलेट को फायर किया तो जितना मोमेंटम बुलेट को मिला ना, फॉरवर्ड मोमेंटम, उतना ही बैकवर्ड मोमेंटम किसको मिलता है? गन को। मतलब जब आप फायर करते हो तो बुलेट तो आगे जाती है, लेकिन जो गन है आपकी वो झटके से पीछे की तरफ आती है। इसीलिए जो सोल्जर्स हैं वो अपने शोल्डर के साथ गन को अटैच करके रखते हैं, ताकि जब गन पीछे की तरफ आए तो उसके झटके को वो बर्दाश्त कर लें, बैलेंस खराब ना हो उनका, ठीक है ना। अगर मैं आपको AK-47 दे दूं और आपको कहूं कि इसको चलाओ और आप सिंपल इसको ऐसे चलाओ तो वो पीछे लगेगी, आपको चोट लग सकती है, ठीक है ना। तो ये क्या है बेटा? रिकॉइल इफेक्ट ऑफ गन, कि गन का फायरिंग के बाद पीछे की तरफ आना। तो इसके पीछे भी क्या है बेटा? कंजर्वेशन लॉ। देखो कैसे होता क्या है कि सपोज ये आपके पास एक गन है, अब बुलेट जो है अभी तो फिलहाल गन के अंदर ही है। अब जब बुलेट बेटा गन के अंदर ही है तो बुलेट इस टाइम किस में है? रेस्ट में। गन भी किस में है? हमारी रेस्ट में है। तो इस टाइम पे जो गन की इनिशियल स्पीड है और बुलेट की इनिशियल स्पीड है वो 0 है। हमने माना कि बुलेट का जो मास है वो कितना है? स्मॉल m, और हमारी गन का मास कितना है? कैपिटल M। तो जब आपने फायर नहीं किया, बिफोर फायरिंग, तो जब आपने फायरिंग नहीं की, आपकी गन की जो मतलब बुलेट की, मान लो बुलेट की स्पीड को मैंने u1 मान लिया, बुलेट की जो इनिशियल स्पीड है u1 और गन की जो इनिशियल स्पीड है u2, ये दोनों क्या है इस टाइम पे बेटा? 0, क्योंकि रेस्ट में है। लेकिन फिर आपने बुलेट को फायर कर दिया, मतलब गन से बुलेट को फायर कर दिया। अब जैसे ही बेटा बुलेट बाहर की तरफ निकलेगी तो बुलेट के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाएगी फाइनल। तो अब हमें निकालना है, हम ये प्रूव करेंगे कि अगर बुलेट आगे जाती है v1 वेलोसिटी से, तो हमारी बुलेट भी किसी वेलोसिटी v2 से, हमारी जो गन है वो v2 वेलोसिटी से पीछे आएगी। ये हम प्रूव करके दिखाएंगे कि अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ, अगर फायरिंग से पहले हमारा टोटल मोमेंटम 0 था तो फायरिंग के बाद भी टोटल मोमेंटम 0 ही होगा। अब फायरिंग के बाद बेटा टोटल मोमेंटम 0 कैसे हो सकता है? वो तब 0 हो सकता है अगर बुलेट को आगे की तरफ मोमेंटम मिले और गन को पीछे की तरफ, क्योंकि प्लस माइनस 0। मान लिया फायरिंग से पहले तो दोनों का मोमेंटम 0 था, तो 0 + 0 0। तो फायरिंग से पहले तो बुलेट का मोमेंटम प्लस गन का मोमेंटम दोनों 0 आएंगे, ठीक है। लेकिन जब बेटा हमने फायर किया तो सपोज गन का मोमेंटम कितना हो गया? 10। तो ऑब्वियस सी बात है बुलेट का मोमेंटम भी कितना होगा? 10, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए -10। तभी तो -10 + 10 0 बन पाएंगे। तो कंजर्वेशन लॉ यहाँ पे लगती है, इसीलिए गन जो है पीछे जाती है, क्योंकि वो कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम को ओबे करती है कि बुलेट को अगर आगे का मोमेंटम मिला है तो आपकी गन को पीछे का मोमेंटम ज़रूर मिलेगा। क्लियर? तो अब देखो, अब इसको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा आपको। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे। तो सिंपल मैं यहाँ पे कंजर्वेशन लॉ लगा दूंगा कि टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इक्वल होएगा टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। मतलब टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इक्वल होना चाहिए टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। अब बिफोर फायरिंग मोमेंटम कितना है बेटा? बुलेट का मास m, बुलेट की स्पीड मोमेंट 0, गन का मास m, गन की स्पीड 0 इज इक्वल टू आफ्टर फायरिंग मोमेंटम कितना होगा? गन का मास m, गन की स्पीड कितनी मानी है हमने? v2 मानी है, प्लस ऐसी बेटा बुलेट का मास m, बुलेट की स्पीड हमने मानी है v1। तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। दैट मीन्स यहाँ से आपके पास आ जाएगा 0 + 0 0, 0 इज इक्वल टू m इंटू v2 प्लस m इंटू v1। अब ये प्लस का m v1 है, इधर आके माइनस हो जाएगा। सोल्व करके आपके पास गन की वेलोसिटी आ जाएगी बच्चे -m इंटू v1 अपॉन कैपिटल M। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। हमने सिंपल बेटा कंजर्वेशन लॉ लगाई कि बिफोर फायरिंग इक्वल होना चाहिए मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, इक्वल रखा और आंसर आ गया ये। क्लियर है सबको? तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो आंसर आ गया v2 हमारे पास ये आ गया। क्लियर है जी यहाँ तक सबको? तो ये वेलोसिटी आ गई हमारे पास। अब वेलोसिटी आ गई और नेगेटिव साइन क्या दिखाता है बेटा? कि गन की जो वेलोसिटी होगी बुलेट से अपोजिट होगी। अगर बुलेट इधर जाती गन इधर जाएगी, ठीक है ना? तो क्लियर है? तो ये है आपकी कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम की एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, रिकॉइल इफेक्ट ऑफ गन। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके न्यूमेरिकल आते हैं पक्का, ठीक है। अब चलते हैं एक और एग्जाम्पल्स पे। एक और एग्जाम्पल करा देता हूँ आपको इसी से रिलेटेड डेली लाइफ का। जैसे कि
व्हेन ए मैन जंप आउट ऑफ ए बोट टू द शोर, द बोट स्लाइटली मूव्स अवे फ्रॉम द शोर। कि सपोज बच्चे ये नदी है हमारी, और उसके बाद ये नदी का किनारा है, और ये हमारी कश्ती है, ठीक है। एक बंदा है जो इस कश्ती से आगे की तरफ जंप करता है। देयर इज ए पर्सन जो इस कश्ती से आगे की तरफ जंप करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप ये नोट करोगे कि अगर ये पर्सन आगे जाएगा, क्योंकि देखो जब इसने जंप नहीं किया था तब टोटल मोमेंटम इस पर्सन को और बोट का क्या था, 0। तो ये जितने मोमेंटम से आगे जाएगा, मतलब इसका मास इंटू इसकी वेलोसिटी, जितने मोमेंटम से आगे जाएगा आपकी जो बोट है उतने ही मोमेंटम से बच्चे पीछे जाएगी, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, ठीक है। ऐसे ही आप एग्जाम्पल देख सकते हो रॉकेट का, कि जो रॉकेट्स वगैरह हैं वो उड़ते हैं हवा में, तो वो भी इसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं कि ये सपोज एक रॉकेट है बेटा, इसके अंदर फ्यूल है। अब शुरू में ये रॉकेट रेस्ट में था, इसके अंदर का फ्यूल भी रेस्ट में था, तो टोटल मोमेंटम उड़ने से पहले इसका 0 है। लेकिन जब मैं इसके फ्यूल को बर्न करूँगा तो फ्यूल के बर्न होने से गैसेज निकलेंगी पीछे की तरफ, तो गैसेज के अंदर नीचे की तरफ क्या मिलेगा, गैसेज को मोमेंटम मिलेगा डाउनवर्ड। तो ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ, अगर गैसेज को नीचे का मोमेंटम मिला है बेटा तो रॉकेट को ऊपर का मोमेंटम मिलेगा, इक्वल और अपोजिट। इसीलिए रॉकेट ऊपर जाता है, गैसेज नीचे निकलती है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम का एग्जाम्पल है। तो हमारी डेली लाइफ में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल बेटा हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे ही और एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। जैसे मान लिया कोई एस्ट्रोनॉट है, वो स्पेस में चला गया, एस्ट्रोनॉट है हमारा, और एस्ट्रोनॉट भैया कहाँ चले गए, स्पेस में चले गए। ये एस्ट्रोनॉट है जो कहाँ आ चुका है, स्पेस में आ चुका है, ठीक है। अब स्पेस में आपको पता है बेटा ग्रेविटी तो है नहीं, है ना। अगर मून पे चले जाओ वहाँ पे ग्रेविटी धरती की ग्रेविटी से 6 टाइम्स कम है। अब धरती पे तो हम इजीली मूव कर लेते हैं, लेकिन स्पेस में मूव करना इतना आसान नहीं है। तो अगर आपको स्पेस में मूव करना है तो वहाँ आप कंजर्वेशन लॉ की हेल्प लोगे। मतलब एस्ट्रोनॉट क्या करेगा, मान लिया एस्ट्रोनॉट चाहता है इस तरफ मूव करना, उसकी स्पेसशिप जो है वो इस तरफ है, उड़न तत्सरी जो है उसकी स्पेसशिप यहाँ पे है, तो वो क्या करेगा, स्पेस में ही किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर वो इधर फेंकेगा तो ऑटोमेटिकली ये बंदा कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा। यहाँ भी क्या लगी, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। इस एस्ट्रोनॉट को स्पेसशिप की तरफ जाना था। अब स्पेस में वो अपने आप मूव करके जा नहीं सकता, ग्रेविटी बहुत कम है, तो वो अपने हाथ में जो भी चीज़ होगी ना उसको आगे फेंकेगा। जब उसको आगे फेंकेगा, इसने उसको फॉरवर्ड मोमेंटम दिया तो ऑटोमेटिकली इसको क्या मिलेगा, बैकवर्ड मोमेंटम। ये कहाँ जाएगा, ऐसे पीछे जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी क्या लगी बच्चे, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम लगी है। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस थी। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम के कुछ न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे। तो बने रहें मेरे साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।